उत्तराखंड में आपदा का मतलब सिर्फ सड़क टूटना, पुल बहना या गांव में पानी भर जाना नहीं है। पहाड़ में एक सड़क बंद होती है तो उसका मतलब है किसी गांव का बाजार से संपर्क टूटना, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होना या मरीज का अस्पताल तक पहुंचना मुश्किल हो जाना। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट को सिर्फ रेस्क्यू और रिलीफ तक सीमित रखने के बजाय रिहैबिलिटेशन और रेजिलियंस से जोड़ने की कोशिश कर रही है। सरकार इसे धामी मॉडल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के तौर पर पेश कर रही है। इस मॉडल का मूल विचार है, पहले जान बचाइए, फिर जरूरी सेवाएं बहाल कीजिए और उसके बाद लोगों को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद कीजिए। धराली और थराली में आई आपदाओं के बाद सरकार की इसी रणनीति को परखा गया। रेस्क्यू से रिहैबिलिटेशन तक जब धराली, थराली और आसपास के इलाकों में फ्लैश फ्लड्स और डेब्री फ्लोज ने तबाही मचाई तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। लेकिन पहाड़ में रेस्क्यू सिर्फ लोगों को सुरक्षित निकालने तक खत्म नहीं होता। सड़क टूटने का मतलब है गांव का संपर्क टूटना। बिजली और पानी की लाइन टूटने का मतलब है पूरी आबादी प्रभावित होना। और अगर खेत, बागान और पशुधन प्रभावित हो जाएं, तो परिवार की आय पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए सरकार का दावा है कि राहत के साथ साथ सड़क, बिजली, पानी और आजीविका की बहाली पर भी फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रभावित इलाकों की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को मुआवजे और इंफ्रास्ट्रक्चर रेस्टोरेशन में देरी नहीं करने के निर्देश दिए। धराली, हर्षिल, भटवाड़ी और थराली जैसे इलाकों में प्राथमिकता रही कनेक्टिविटी बहाल करना और प्रभावित परिवारों को दोबारा आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना। राज्य सरकार के मुताबिक आपदा के बाद राहत, पुनर्वास और विकास के लिए 33 करोड़ से ज्यादा की राशि कमिट की गई। इसमें करीब 16 करोड़ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, रूरल डेवलपमेंट, एनर्जी, टूरिज्म और पब्लिक वर्क्स जैसे विभागों के जरिए खर्च किए गए। वहीं 17 करोड़ से ज्यादा की राशि विभिन्न राहत उपायों के तहत प्रभावित परिवारों तक पहुंचाई गई। लेकिन पहाड़ में असली चुनौती सिर्फ घर या सड़क दोबारा बनाना नहीं है। किसी परिवार का बागान उसकी आय है, पशुधन उसकी पूंजी है और खेती उसके भविष्य का आधार। इसलिए सरकार की ओर से डैमेज्ड ऑर्चर्ड्स के लिए कॉम्पेंसेशन, गोट और शीप रियरिंग के लिए सपोर्ट, क्रॉप्स और सैपलिंग्स की मदद और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को रीस्टार्ट करने के लिए उपाय किए गए। यानी लक्ष्य सिर्फ ये नहीं था कि लोगों को नुकसान का मुआवजा मिले, लक्ष्य ये था कि लोग फिर से कमाना शुरू कर सकें। रीबिल्डिंग, लेकिन पहले से ज्यादा रेजिलिएंट, और यहीं से धामी मॉडल का दूसरा हिस्सा सामने आता है। सरकार का कहना है कि रिकंस्ट्रक्शन का मतलब सिर्फ वही चीज दोबारा बना देना नहीं है जो आपदा में टूट गई, क्योंकि उत्तराखंड एक बेहद फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम में स्थित है। यहाँ सड़क बनाते समय स्लोप स्टेबिलिटी, ड्रेनेज, रिवर बिहेवियर और लैंडस्लाइड रिस्क को ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिए सरकार टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, वेदर ट्रैकिंग और मॉनसून प्रिपेयर्डनेस पर जोर दे रही है। साथ ही लैंडस्लाइड मिटिगेशन, रिवर बैंक प्रोटेक्शन और मजबूत माउंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम किया जा रहा है। स्थानीय फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को ट्रेनिंग और इक्विपमेंट देने की कोशिश भी इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। यानी संदेश साफ है, आपदा का इंतजार मत कीजिए, आपदा से पहले तैयारी कीजिए। जोशीमठ, सबसे बड़ा टेस्ट, और ये अप्रोच धराली से शुरू नहीं हुई। इसका बड़ा टेस्ट था जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस क्राइसिस। 2022 के अंत और 2023 की शुरुआत में जब स्थिति गंभीर हुई तो वल्नरेबल बिल्डिंग्स में रह रहे परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इलाके को डेंजर, बफर और कंप्लीटली सेफ जोन्स में बांटा गया। कुछ बेहद खतरनाक स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल्ड तरीके से डिमोलिश भी किया गया। प्रभावित परिवारों को 4,000 रुपए महीने का रेंट सपोर्ट, 1.5 लाख रुपए का इंटरिम पेमेंट
और क्राइसिस जोन में इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स में राहत दी गई। लेकिन जोशीमठ में सरकार ने सिर्फ कॉम्पनसेशन पर निर्भर रहने की बजाय साइंटिफिक असेसमेंट पर भी जोर दिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, CSIR, CBRI और IIT रुड़की जैसे संस्थाओं को भी असेसमेंट प्रोसेस में शामिल किया गया। लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन के लिए प्रभावित परिवारों के सामने फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन, लैंड और बिल्डिंग कॉम्पनसेशन तथा सेफर लोकेशंस पर गवर्नमेंट बिल्ट हाउसेस जैसे विकल्प रखे गए। इसके अलावा 1658 करोड़ से ज्यादा का रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन प्लान भी मंजूर किया गया। द बिगर धामी मॉडल। तो आखिर धामी मॉडल है क्या? सरल शब्दों में रेस्क्यू, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और रेजिलियंस। यानी सरकार का दावा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को सिर्फ इमरजेंसी रिस्पांस नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म रिकवरी और फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उत्तराखंड की चुनौती बहुत बड़ी है। क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर, फ्रेजाइल माउंटेन स्लोप्स, रैपिड कंस्ट्रक्शन और हिमालयन इकोलॉजी पर बढ़ता दबाव। इन सब के बीच सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सरकार आपदा के बाद कितनी जल्दी पहुंचती है। सवाल ये भी है कि क्या रिकंस्ट्रक्शन अगली आपदा के सामने ज्यादा मजबूत साबित होगा? आखिरकार पहाड़ में किसी सरकार की असली परीक्षा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद शुरू होती है। क्या परिवार फिर से अपने घर लौट पाए? क्या उनकी आजीविका वापस आई? क्या सड़क, पानी और बिजली स्थायी रूप से बहाल हुए? और क्या अगली आपदा के लिए तैयारी पहले से बेहतर है? यही धामी मॉडल की असली कसौटी भी होगी, क्योंकि उत्तराखंड में रेजिलियंस का मतलब सिर्फ आपदा से बचना नहीं है बल्कि आपदा के बाद फिर खड़े होना और अगली चुनौती के लिए पहले से मजबूत होना है। प्रोटेक्ट द पीपल, रिस्टोर व्हाट वाज लॉस्ट एंड बिल्ड अ मोर रेजिलिएंट उत्तराखंड। यही है धामी मॉडल का मूल संदेश। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.